नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपशिका लीगल अवेयरनेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं बात करूंगी, अगर आप भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं और क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे कर पा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू अमाउंट भी नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको कॉल करके जल्दी से जल्दी ड्यूज क्लियर करने के लिए बोलती है। आप उनको जेन्युइन रीज़न भी बता देते हैं कि क्यों नहीं पे कर पा रहे हैं, तो दिन भर में 20, 30, 50 कॉल करके हरास करते हैं, रिकवरी एजेंट को भेजने की धमकी देते हैं और साथ ही पुलिस केस करने की भी धमकी देते हैं, एफआईआर दर्ज करने के लिए बोलते हैं कि अगर आपने आउटस्टैंडिंग नहीं क्लियर करा तो आपके ऊपर हम क्रिमिनल एक्शन लेंगे, आपके ऊपर क्रिमिनल केस फाइल कर देंगे। इस तरह की आपको धमकियां देते हैं और आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सच में हमारे पर कोई केस हो जाए, क्योंकि आप किसी न किसी कारणवश ये है कि आप क्रेडिट कार्ड ड्यूज नहीं पे कर पाते हैं। कोई जेन्युइन रीज़न होता है तभी आप नहीं दे पाते हैं। अगर आपका कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है तो मैं आपको यही कहूँगी कि इंटेंशनली कभी भी डिफ़ॉल्ट ना करें, टाइमली अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान कर दें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको भी पता है कि जितनी भी ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ हैं वो इंटरेस्ट और पेनल्टी किस तरीके से चार्ज करती है, डबल ट्रिपल में आउटस्टैंडिंग बना देती है। फिर उस टाइम पे आप ये सोचते हैं कि हमने तो इतनी क्रेडिट लिमिट यूज़ करी थी, हमने तो क्रेडिट कार्ड का यूज़ इतना करा था और अब हमारा आउटस्टैंडिंग इतना हो गया है कि अब हम कैसे भरे तो कैसे। तो अगर जेन्युइन रीज़न नहीं है तो मैं यही कहूँगी कि कभी भी आप क्रेडिट कार्ड हो या कोई भी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड किसी भी तरह का लोन हो, आप डिफ़ॉल्ट ना करें, टाइमली पेमेंट करें। और अगर जेन्युइन रीज़न है और आप उनको बता भी देते हैं तो आपको भी पता है कि जितने भी बैंक और एनबीएफसी कंपनीज हैं वो किस तरीके से आपको हैरास और परेशान करती है। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं कुछ सवालों को लेकर। उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, तो ताकि जो भी नए अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अगर आप भी किसी कारणवश अपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं दे पाते हैं या जो भी मिनिमम ड्यू है वो भी नहीं दे पाते हैं, तो क्या बैंक सच में कोई लीगल एक्शन या फिर केस कर सकती है, या अगर ऐसा करती है तो आप उससे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। जब कोई भी बैंक या फिर एनबीएफसी आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर करती है तो आपको भी पता है कि उस टाइम पे इतने लुभावने ऑफर देती है, आपको इस तरीके से ऑफर करती है कि आप भी सोचते हैं कि चलो एक क्रेडिट कार्ड ले ही लेते हैं, क्या जा रहा है, क्योंकि उनके ऑफर ही ऐसे होते हैं। कोई प्रोसेसिंग फ़ी नहीं लगेगी, कोई एनुअल चार्जेस नहीं लगेगा, लो प्रोसेसिंग फ़ी पे आपको ईएमआई प्रोवाइड करती है। कई बार तो आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन में नो कॉस्ट ईएमआई भी ऑफर होते हैं, तो आप सोचते हैं कि एक क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं तो हमें कोई भी प्रोडक्ट है वो नो कॉस्ट ईएमआई पे मिल जाएगा। कई बार आप फ़ोन खरीदने जाते हैं तो आप कहते हैं कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको ये नो कॉस्ट ईएमआई में मिल जाएगा, इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स मिल जाएंगे। तो आप भी सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड इतना ज़रूरी हो गया है कि क्रेडिट कार्ड से हमें इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलते हैं। आपको ये नहीं पता होता कि यही तो बैंक एनबीएफसी का ट्रैप होता है कि जब आप क्रेडिट कार्ड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं और अगर आप उसका बिल टाइमली नहीं पे कर पाते हैं या फिर जो मिनिमम ड्यू है वो भी नहीं दे पाते हैं, तब ये आपसे 2 गुना 3 गुना इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है वो चार्ज करते हैं। और तब आपको पता चलता है कि क्रेडिट कार्ड लेकर के तो हमने गलती ही कर दी। कभी कभी तो सिक्योर्ड लोन के साथ, चाहे वो आपका होम लोन हो चाहे वो आपका कार लोन हो, उसके साथ आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर करती है, कहती है आपको इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है क्रेडिट कार्ड का, आप इसको यूज़ करें। आपको ये नहीं पता होता कि ये भी एक ट्रैप ही होता है बैंक और एनबीएफसी का। ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में। क्या आप में से भी किसी के साथ में ऐसा हुआ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको भी होम लोन या फिर कार लोन के साथ क्रेडिट कार्ड ऑफर किया है और डिफ़ॉल्ट होने पर अब आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मैं आपको आगे वीडियो में ये बताऊंगी, वीडियो के अंत तक बने रहिए कि कैसे इस सिचुएशन से आप अपना बचाव कर सकते हो और कैसे इससे आप निकल सकते हो, और अगर आपने लिया हुआ है तो क्या गलती ना करें जिससे आपको फ्यूचर में परेशानी ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो क्या उस टाइम पे कोई सिक्योरिटी में आपने कुछ चीज़ दी होती है, क्या कोई चेक दिया होता है, क्या कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज कराई होती है, कोई ईसीएस लगाया होता है, केवल ऑटो डेबिट होता है। तो ऐसे में बैंक एनबीएफसी
ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है, कोई क्रिमिनल केस कर सकती है या नहीं कर सकती, क्योंकि आपने कोई चीटिंग तो की नहीं है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस हो, ना तो कोई ईसीएस लगा है जिस पर कोई क्रिमिनल एक्शन हो या क्रिमिनल केस हो, ना कोई चेक दिया हुआ है और ना ही कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज कराई है। बस ज़्यादा से ज़्यादा बैंक क्या कर सकती है, एक रिकवरी सूट फाइल कर सकती है, वो भी बैंक जल्दी से नहीं करती। तो सबसे ज़्यादा वो क्या एक्शन लेती है, वो सबसे ज़्यादा आर्बिट्रेशन करती है। अब आप कहेंगे कि आर्बिट्रेशन करती है, कोई केस क्यों नहीं करती, क्योंकि अगर कोई केस करती है, कोई सूट फाइल करती है, तो आपको भी पता है कि एज पर जो भी अमाउंट होता है उसके अकॉर्डिंग कोर्ट फी लगती है सूट फाइल करने के लिए। तो इसलिए चीपेस्ट जो प्रोसीडिंग है जो कि आर्बिट्रेशन की है, जहाँ पे कोई भी कॉस्ट नहीं लगती है, आपका टाइम भी बचता है, केस करने में आपका टाइम भी ज़्यादा जाता है। तो इसलिए जो बैंक एनबीएफसी ज़्यादा प्रेफर करती है कि वो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग के साथ जाएं। अब ऐसा तो है नहीं कि जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं। हालांकि आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो एक टर्म्स एंड कंडीशंस की एक आपके पास पेपर आता है और उसमें एक कार्ड होल्डर एग्रीमेंट होता है जिसे आप शायद रीड भी नहीं करते। तो आगे से कभी भी आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आप उन टर्म्स एंड कंडीशंस और जो भी कार्ड होल्डर एग्रीमेंट है उसको ध्यान से ज़रूर पढ़ें कि अगर कोई भी बैंक एनबीएफसी आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग कर रही है तो क्या वो क्लॉज उसके अंदर है। अगर वो क्लॉज होता है तो उसके अकॉर्डिंग वो आर्बिट्रेशन करती है, ठीक है। अगर नहीं होता है तो कई बार आपने देखा होगा कि आपके पास लीगल नोटिस आते हैं आर्बिट्रेशन इन्वोक करने के। वो इसीलिए इन्वोक करती है ताकि आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग को आगे इनिशिएट कर सके, और इन्वोक करने के नाम पे आप लीगल नोटिस का अगर रिप्लाई नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी कंसेंट हो जाती है कि हाँ आप आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग के साथ जाएं। अब आर्बिट्रेशन से आप खुद को कैसे बचा सकते हो उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो चैनल पे बनाई हुई है, आप चैनल पे जाकर के भी देख सकते हैं। बाकी अगर आर्बिट्रेशन का आपके पास नोटिस आता है, चाहे वो इन्वोक करने को लेकर के हो, चाहे वो आर्बिट्रेशन के प्रोसीडिंग में आपका प्री आर्बिट्रेशन का हो या सोल आर्बिट्रेटर का हो, तो आपको भी एक राइट दिया गया है जो कि ऑब्जेक्शन करने का राइट है। और अगर आप उस राइट का यूज़ करके आप ऑब्जेक्शन कर देते हैं तो आप आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग को डिफेंड कर सकते हैं। और अगर आपके पास भी क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट करने पर आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है, इन्वोक करने का नोटिस आया है या किसी भी तरीके का आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आर्बिट्रेशन दोनों पार्टीज की कंसेंट से होना चाहिए। अगर आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग के लिए दोनों पार्टीज जो जिसमें डिस्प्यूट अराइज हुआ है अगर उनकी कंसेंट है तभी आर्बिट्रल जो अवार्ड पास किया जाता है वो वैलिड होता है। इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया है जिसमें यूनिलेटरली अपॉइंटेड जो सोल आर्बिट्रेटर है उसके द्वारा जो भी आर्बिट्रल अवार्ड पास किया जाता है वो वैलिड नहीं होता। साथ ही आप बैंक एनबीएफसी से अपने क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग ड्यू को 70 से 80% वेवर लेकर के आप सेटलमेंट कर सकते हैं किसी भी स्टेज पे, चाहे वो आपका आर्बिट्रेशन हो, चाहे वो आपका कोर्ट का कोई सिविल मैटर ही क्यों ना हो, आप सेटलमेंट किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप किसी भी मैटर को सेटल करके क्लोज नहीं करते वो लायबिलिटी एज इट इज़ ही बनी रहती है। तो अगर कभी भी ऐसा होता है आपके साथ भी कि आप क्रेडिट कार्ड किसी रीज़न से डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, आप आउटस्टैंडिंग नहीं पे कर पाते हैं, तो आप बैंक एनबीएफसी से डायरेक्टली बात करके नेगोशिएट करके उसको सेटल कर सकते हैं। आपको भी ये सेटलमेंट करने का राइट दिया हुआ है। आप अपना जेन्युइन रीज़न दे करके आप अपनी सिचुएशन कंडीशन, क्योंकि जनरली आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो कोई ना कोई जेन्युइन रीज़न होता है। बहुत से ऐसे मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर हैं जिनको मैं सुनती हूँ, समझती हूँ और ये समझ पाती हूँ कि मैक्सिमम जो डिफ़ॉल्ट करते हैं वो इसलिए नहीं करते कि वो इंटेंशनली करते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ वो प्रॉब्लम सिचुएशन जुड़ी होती हैं जिसके चलते उन्हें करना पड़ता है। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि ईएमआई या जो भी लाइबिलिटीज़ हैं वो बाद में हैं, पहले आपकी फैमिली की बेसिक नीड्स हैं जिनको आपको पूरा करना है और उनका रख रखाव है। तो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा बोल रहा है तो कहीं ना कहीं ये एक नेचुरल जस्टिस को दर्शाता है और इसीलिए
कोर्ट भी ये चाहता है कि आप दोनों, बैंक या फिर एनबीएफसी है या फिर जो भी बोरोअर हैं, वो दोनों मिलकर के इस मैटर को कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट करके सुलझा सकते हैं। तो आप सेटलमेंट करके भी इस मैटर को क्लोज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कई बार बैंक जो है बहुत स्मार्टली, जब आप कोई भी सिक्योर लोन लेने जाते हो जैसा कि होम लोन या फिर कार लोन, ऐसे में वो आपको साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड भी ऑफर करती है और अच्छी लिमिट में ऑफर करती है कि आप उसका यूज़ करें। और इन केस अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो शायद आपको भी नहीं पता, आप तो ये सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड कोई सिक्योर लोन तो है नहीं है, क्योंकि होम लोन में हमने प्रॉपर्टी के पेपर मॉर्गेज करा रखे हैं, बट क्रेडिट कार्ड में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रेडिट कार्ड अगर डिफ़ॉल्ट हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सेटलमेंट कर लेंगे। बट ऐसे में क्रेडिट कार्ड अगर किसी भी सिक्योर लोन के साथ में है या फिर किसी भी सिक्योर लोन के साथ में आपने कोई पर्सनल लोन ले रखा है, कोई बिजनेस लोन ले रखा है या कोई भी अनसिक्योर लोन ले रखा है, तो ऐसे में अगर आप उसे डिफ़ॉल्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो होम लोन है या जो भी आपका कार लोन है या जो भी आपका सिक्योर लोन है, कहीं ना कहीं बैंक एनबीएफसी आपके अनसिक्योर डिफ़ॉल्ट को उस सिक्योर डिफ़ॉल्ट लोन के साथ में अटैच कर देती है। और अगर आप कोई भी अनसिक्योर लोन उस कंडीशन में एनपीए कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिक्योर लोन भी एनपीए हो जाता है। और यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आपको जो फेस करनी पड़ती है वो यही करनी पड़ती है कि ऐसे में बैंक एनबीएफसी सेटलमेंट जल्दी से करती नहीं है, क्योंकि उसके पास आपका एक सिक्योर्ड एसेट है जिससे वो अपने टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज जो है वो रिकवर कर सकती है। अब ऐसे में आप ये सोच रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है तो अब हम इससे अपना बचाव कैसे करें। अगर आपको लगता है कि अगर आपने साथ में कोई क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है तो कोशिश करें कि टाइम से अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी पेमेंट है या बिल है उसको टाइम से पे करें, ताकि उसका इफेक्ट आपके सिक्योर लोन पे ना पड़े। आपका क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू हो जाता है तो कोशिश करें कि वो एनपीए ना हो, उससे पहले ही आप उसको सेटल कर लो या एनपीए होने ही ना दो, क्योंकि अगर आपने एनपीए होने दिया तो ऐसे में आपका सिक्योर लोन भी सफ़र करेगा। और अगर आप किसी सिचुएशन ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो आप मिनिमम अमाउंट ड्यू जो है वो क्रेडिट कार्ड का पे करते रहें, ताकि आपका जो सिक्योर लोन है वो भी उसके साथ अटैच ना हो। तो इस तरह की जो भी सिचुएशन अगर आप फेस कर रहे हैं तो आगे से इन चीज़ों को ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। और अगर और भी हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि इसमें हम क्या ऐसा करें। मैं आपको डेफिनेटली जो भी सजेशन होगा, जो भी रास्ता होगा, मैं ज़रूर बताऊंगी आपको, ताकि आप इस चीज़ से निकल सके। और अगर वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जल्दी से कर दें, क्योंकि इससे मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके सामने और अच्छी से अच्छी जानकारी ला सकूँ। आज का वीडियो यहीं तक। नमस्कार।